गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कल का टॉपिक जो कि था विद्युत क्षेत्र। कल हमने शुरू किया था विद्युत क्षेत्र में आवेश और आवेश कैसे उत्पन्न किए जाते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो कल आवेशों का वर्गीकरण किया था और हमने ये जाना था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो उसमें आवेशों के वर्गीकरण से ही चालक और कुचालक डिफाइन किए जाते हैं कि चालक कौन सा होता है और कुचालक कौन सा होता है। अगर आपको चालक और कुचालक बताने हैं तो आवेशों का जो प्रवाह होता है, यदि किसी भी पदार्थ में आवेशों का मुक्त प्रवाह होने लग जाए तो उस पदार्थ को बोलते हैं चालक। जबकि अगर किसी भी पदार्थ में आवेशों का मुक्त प्रवाह नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कुचालक, जिसका अध्ययन हम बाकी आने वाली क्लासों में आगे करेंगे। तो अभी कुछ आवेश के बारे में एक नोट है छोटा सा जो कि आप लिख सकते हो कि आवेश जो होता है एक तो स्थिर हो सकता है या फिर एक समान वेग से चल सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हमने त्वरण दे दिया यानी त्वरित गति से वो चलने लग जाए। अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आवेश गति नहीं करेंगे तो ओनली और ओनली विद्युत क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आवेश एक समान वेग से चल रहे हैं तो समान वेग से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये जब हम फिजिक्स का 8वां 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, 7वां 8वें चैप्टर के बाद में, तो उसमें अपने को ये चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होगा कि आवेश जो होगा उसको एक समान वेग से चलाएंगे। लेकिन अगर उसको हम त्वरित कर देते हैं, त्वरण प्रदान कर देते हैं, तो जो त्वरित आवेश होगा, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। ध्यान रखना इस बात को, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। यानी आवेश अगर रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र होगा, आवेश चल रहा है एक समान वेग से तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, आवेश अगर त्वरित गति के साथ चल रहा है तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होगी। इनमें से कभी कभार पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो कि डिफेंस का एग्जाम होता है उसमें एक बार इन तीनों में से एक पूछा भी गया है, इसलिए इसको नोट बना करके कॉपी में लिख लें। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाए। कि कोई भी पदार्थ है शुरू में आवेशित होता है, नहीं भी होता है, तो उसमें हम आवेशित कैसे करेंगे कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाए और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। तो उसके लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। सबसे पहली विधि, कल हमने जब आवेश के बारे में बात करी थी तो उसमें हमने उस विधि का जिक्र कर लिया है, लेकिन फिर भी दोबारा देखते हैं। उस विधि का नाम है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी किसी भी पदार्थ में आवेश उत्पन्न करना है, आवेशित करना है, तो क्या करेंगे, घर्षण करवाएंगे किसी दूसरे पदार्थ से। जैसे हमने कल एक कांच की छड़ ली थी, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था। कांच की छड़ को अगर आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो एक धनावेशित हो जाती है और एक ऋण आवेशित हो जाती है। और कल मैंने ये बताया था कि ये दोनों क्या करेगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े को, मिट्टी, धूल मिट्टी के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी बल लगाते हैं, और उस बल को बोलते हैं विद्युत बल। तो वो विद्युत बल आवेश से आता है, इसलिए घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा, इस विधि में लिखना शुरू कर दीजिए। इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में
रगड़कर आवेशित किया जाता है। अब जब हम रगड़ेंगे तो होगा क्या, आवेशन क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम घर्षण करते हैं तो घर्षण की वजह से क्या होगा, जो भी आपका पदार्थ है वो पदार्थ के अंदर एटम है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप रगड़ोगे तो रगड़ने से एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और एक में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी से उसके ऊपर ऋण आवेश या धन आवेश आता है। तो यहां लिख सकते हैं, घर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो क्या हो जाता है, धन आवेश। जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है यानी वो त्याग कर देता है, वह धन आवेशित, तथा जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वह कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। ये कल हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया था। उदाहरण लिख सकते हैं आप इसके अंदर। उदाहरण, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होगा, कांच की छड़ धन आवेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा। कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। ये विधि है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा क्या होगा, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन घर्षण करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जिसके पास अधिक हो गए वो कैसा हो गया, ऋण आवेशित। जिसके पास कम हो गए वो कैसा हो जाता है, धन आवेशित। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए दूसरी विधि आती है अपनी, घर्षण हो गया, दूसरा आता है चालन के द्वारा। तीन ही विधियां पढ़ेंगे, तीन विधि सिलेबस में है। एक घर्षण के द्वारा, दूसरी चालन के द्वारा और तीसरी प्रेरण के द्वारा। तो दूसरी विधि है चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन करना है तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एक आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। ध्यान रखना, चालन और प्रेरण दोनों में ही एक वस्तु आवेशित लेनी है, एक वस्तु अनावेशित लेनी है। अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अनावेशित का मतलब ये है कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, जितना ऋण आवेश है, उतनी ही मात्रा में धन आवेश है। इससे क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाते हैं और
पूरा आवेश कितना हो जाएगा 0, इसलिए उसको बोलते हैं अनावेशित। तो एक अगर अनावेशित है एक आवेशित है तो क्या होगा, जैसे ही आप इनको आपस में स्पर्श करवाओगे, स्पर्श के कारण क्या होगा, इसके पास जितना आवेश था उसका आधा आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन। तो चालन के द्वारा आवेशन में क्या होगा, ये मान लेते हैं एक वस्तु है, यह है अनावेशित वस्तु, और इसके पास में एक दूसरी वस्तु है जिसपे मैं मान रहा हूं कि धन आवेश पहले से ही है, जो होगी आवेशित वस्तु। ये अनावेशित, ये आवेशित, इन दोनों को जब संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाते क्या होगा, इस दूसरी वस्तु का धन आवेश पहली वस्तु के ऊपर क्या हो जाएगा, स्थानांतर हो जाएगा। इसके ऊपर पहले से धन आवेश था, 4 पॉजिटिव चार्ज थे जो यहाँ पे 4 दिखाए गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास रह जाएंगे और 2 धन आवेश दूसरी वस्तु पे आ जाएंगे। अब अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाते हो तो क्या होगा, एक वस्तु के ऊपर 2 धन आवेश और दूसरी वस्तु के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, 2 धन आवेश। इस प्रकार से जो पहले से ही आवेशित वस्तु है वो समान प्रकार का आवेश दूसरी वस्तु में आप क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो, जो अनावेशित है उसको आवेशित कर सकते हो। तो ये डायग्राम बना लीजिए। चलिए अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं एक बार। इस विधि में एक अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने से, संपर्क में लाने से दूसरी वस्तु से आवेश पहली वस्तु में ट्रांसफर या स्थानांतर, पहली वस्तु में स्थानांतर हो जाता है। ध्यान रखना, घर्षण में जब हमने किया था, घर्षण से आवेशित किया था, तो उसके अंदर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे आप घर्षण करोगे तो एक पे अगर धन आवेश हुआ था तो दूसरी पे ऋण आवेश हुआ था, लेकिन ये जो चालन के द्वारा विधि है, इस चालन की विधि में एक पे अगर धन आवेश है तो दूसरी पे भी कैसा रहेगा, धन आवेश रहेगा। यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति समान रहती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है तीसरी विधि। तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन। हम प्रेरित करेंगे किसी दूसरी वस्तु को कि वो आवेशित हो जाए। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण और चालन, इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेरण के अंदर हम दो वस्तुओं को स्पर्श नहीं करवाते हैं, चालन के अंदर दोनों वस्तुओं को क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। सेम इसके अंदर भी एक आवेशित वस्तु लेनी है, एक अनावेशित वस्तु लेनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वस्तु ली जो कि कैसी है, अनावेशित है। कैसी वस्तु है, अनावेशित है। और अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। अनावेशित का मतलब है जितना इसके पास धनात्मक चार्ज है उतना ही इसके पास में ऋणात्मक चार्ज भी है। तो मान लेते हैं इसके पास में धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक
इस तरीके से इसके पास आवेश है, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। अगर आप इसके पास में कोई एक आवेशित वस्तु लाते हैं, ये मान लो कोई वस्तु है जो कि है आवेशित, कैसी है, आवेशित वस्तु। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी आवेशित लाते हो। मैं यहाँ पे ऋण आवेशित वस्तु को संपर्क में ला रहा हूँ। ऋण आवेशित वस्तु संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जबकि ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करता है। तो जैसे ही इसके पास आएगा, इसका जो धन आवेश होगा वो इसकी तरफ आकर्षित होगा और इसका जो ऋण आवेश होगा वो इससे प्रतिकर्षित होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वस्तु अपनी थी इसके संपर्क में ऋण आवेशित वस्तु को लाए तो यहाँ पर ये ऋण आवेशित है, इसलिए ये इसका जितना धन आवेश था उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, यानी ये पूरा का पूरा धन आवेश जितनी मात्रा में था उतनी मात्रा में इसकी तरफ खींच लिया, और जितना ऋणात्मक आवेश था, जितना सेम आवेश था वो इसके दूसरी तरफ प्रतिकर्षित हो गया। अगर आप इसको किसी भी वायर की मदद से, किसी तार की सहायता से या चालक की सहायता से इसको अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो इस आवेश को, यानी मैंने अगर इस आवेश को यहाँ पर इसमें स्थानांतरित कर दिया तो होगा क्या कि इसका ऋणात्मक आवेश जो होगा वो इसके अंदर चला गया पृथ्वी में, बचेगा क्या, ये जो थी वस्तु पहले अनावेशित थी, अब ये हो गई है धन आवेशित। पहले अनावेशित थी वो कैसी हो गई, धन आवेशित। एक बार दोबारा समझना, ऋण आवेशित वस्तु को संपर्क में लाए अनावेशित वस्तु के, तो ये क्या करेगी, इसका धनात्मक आवेश है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगी, और होगा क्या, ऋणात्मक आवेश को अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो हमें सिर्फ मिलेगा धनात्मक आवेश। इस तरीके से ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसमें दोनों वस्तुओं को कभी भी संपर्क में नहीं लाया जाता है, सिर्फ दोनों वस्तुओं को पास लाया जाता है, टच नहीं करवाना है। इसलिए इस विधि को बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्लियर है, तो इसको बना लीजिए एक बार। आवेशन की इस विधि में एक अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाने पर प्रेरण के द्वारा वह विपरीत आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है। जिससे दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश प्राप्त होता है। लिख लीजिए इसको। क्लियर है, तीन विधियां पढ़ी है। पहली विधि घर्षण से, दूसरी विधि है अपनी चालन से, और तीसरी विधि है प्रेरण से। इन तीनों विधियों से क्या कर सकते हैं, हम आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, किसी वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, और उस आवेश का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जो कि आगे आने वाला है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी है विद्युतीकरण की, और इलेक्ट्रॉन
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो एक बार देख लेते हैं विद्युतीकरण की थ्योरी क्या है। हेडिंग लगा लीजिए विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी नाम आ गया मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं जिक्र होगा परमाणु का, और परमाणु होता है तो परमाणु के पास नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होता है धनात्मक आवेश, और नाभिक के बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश के रूप में चक्कर लगाते हैं। अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होगा। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मिलकर के आवेश शून्य कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम उदासीन। और अगर परमाणु उदासीन है तब तक उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब यदि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कैसा हो जाएगा धन आवेश, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो कैसा हो जाएगा ऋण आवेशित। इसी को बोलते हैं विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसके कुछ बिंदु है। नाभिक के पास संपूर्ण धन आवेश उपस्थित होता है। धन आवेश की समान मात्रा में धन आवेश की समान मात्रा में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में नाभिक के चारों ओर घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि कल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है उसी तरीके से। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण नाभिक के चारों ओर घूम सकते हैं, जबकि प्रोटॉन भारी होने के कारण नहीं जा सकता है। इसीलिए ट्रांसफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे होगा तो ऋण आवेश का होगा, कभी भी धन आवेश का नहीं होता है। अगर कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना ऋण आवेश त्याग कर दिया है। बात समझ आई? तो इस तरीके से तीसरा बिंदु, परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश शून्य हो गया यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो परमाणु धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। और इलेक्ट्रॉन का रोल रहने के कारण जो भी विद्युतीकरण होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक चार्ज की वजह से होता है। ऋणात्मक चार्ज जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है अपना